टॉरेड नाम की कंट्री तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑफिशियल्स के ये कहने पर वो मिस्टीरियस मैन अपना पासपोर्ट निकालकर उनके सामने रख देता है, जो सरप्राइजिंगली एक नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ टॉरेड से ही इशूड था। इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्लूलेस हो जाते हैं और ये केस सीनियर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। केस पर काम चल रहा है। सीनियर अथॉरिटीज़ उस मिस्टीरियस मैन को अपनी कस्टडी में लेकर एक नियर बाय होटल रूम में नाइट स्टे करने के लिए भिजवा देते हैं। कोई विंडो या एयर वेंट नहीं है उस रूम में, और एडिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उस रूम के डोर पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दिए जाते हैं। अगले दिन ऑफिशियल्स इंटरोगेशन के लिए उस रूम में आते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो मिस्टीरियस मैन अपने सामान के साथ ऑलरेडी वैनिश्ड हो चुका था। It's just something, you know, it's just like I said, it's a next level. It's like when we give you a show now, you're gonna get. जुलाई 1954 जापान में हॉट वेदर चल रहा है। दोपहर के 12:30 पर एक यूरोपियन फ्लाइट लैंड करती है हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो में। इमिग्रेशन ऑफिसर्स पैसेंजर्स के पासपोर्ट्स चेक करने में बिजी हैं कि एक बैरोड्रिक नाम का मिडिल एज्ड वेल ड्रेस्ड मैन आता है, जिससे ऑफिसर उसकी कंट्री का नाम पूछते हैं। बैरोड्रिक इस क्वेश्चन का एक पैरानॉर्मल रिस्पॉन्स देता है और ऐसी कंट्री का नाम लेता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। ऑफिसर को लगता है कि उसको सुनने में कोई मिस्टेक हुई होगी, इसलिए वो सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता है, लेकिन बैरोड्रिक दोबारा टॉरेड ही अपनी कंट्री का नाम बताता है। ऑफिसर ये बात अपने कोलीग से डिस्कस करता है। डिस्कशन के बाद बैरोड्रिक को बताते हैं कि वो एक नॉन एग्जिस्टिंग कंट्री का नाम ले रहा है, लेकिन मिस्टीरियस मैन अपना पासपोर्ट निकाल कर उनके सामने रख देता है और बताता है कि वो सेम पासपोर्ट से 3 बार पहले भी टोक्यो विजिट कर चुका है। पासपोर्ट फिजिकली ओरिजिनल लग रहा था और उस पर कोई भी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिवाय टॉरेड के जहां से वो इश्यू हुआ था। पासपोर्ट वाकई किसी टॉरेड नाम की कंट्री से इशूड था और उसके पासपोर्ट पे कई यूरोपियन कंट्रीज की स्टैम्प्स भी लगी हुई थी, जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को शो कर रही थी, इंक्लूडिंग टोक्यो। उस मिस्टीरियस मैन की प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच थी, लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहा था, इंक्लूडिंग जापानीज़, और उसके वॉलेट में डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज भी मौजूद थी। ऑफिसर जब उसे टोक्यो आने का पर्पस पूछते हैं तो वो बताता है कि वो एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए आया है। उस कंपनी का नाम भी मेंशन करता है जिससे उसकी मीटिंग है, और उस होटल का नाम भी जहां उसने रूम की प्री बुकिंग करवाई हुई थी। ऑफिसर्स देखते हैं कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसलिए वो अपने सीनियर्स को ये केस हैंड ओवर कर देते हैं। सीनियर एयरपोर्ट ऑफिसर्स उस मिस्टीरियस मैन से एक प्राइमरी इंटरोगेशन सेशन करते हैं, जिससे वो सेम इंफॉर्मेशन देता है जो उसने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दी थी। ऑफिसर्स उसके सामने वर्ल्ड मैप रख देते हैं और उसको उसकी सो कॉल्ड टॉरेड कंट्री को पॉइंट आउट करने का कहते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन जिस कंट्री को पॉइंट आउट करता है वो टॉरेड नहीं, बल्कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान में एक छोटी सी कंट्री है, एंडोरा के नाम से है। कोई सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इस सेशन से। ऑफिसर्स इस मिस्टीरियस मैन को अपनी कस्टडी में लेकर एक नियर बाय होटल रूम में भिजवा देते हैं। ऑफिसर्स इस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं और सबसे पहले उस कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिससे इसकी मीटिंग थी, लेकिन कंपनी के मैनेजर ये बताते हैं कि उनकी ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। बाकी इन्फॉर्मेशन जो उस मिस्टीरियस मैन ने दी थी उसको अकाउंट में लेने के बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ये कंक्लूड करते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन टॉरेड कंट्री को शो केस करके उसके पीछे का कोई हिडन पर्पस अचीव करना चाह रहा होगा, पॉसिबली क्रिमिनल, इसलिए मज़ीद इंटरोगेशन के बजाय उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। ऑफिसर्स उसके रूम में आते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन अपने सामान के समेत उस लॉक्ड रूम से गायब हो चुका था। उसके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट जो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की कस्टडी में थे वो भी उसके साथ मिस्टीरियसली वैनिश हो जाते हैं। इस इवेंट के बाद बहुत से लोगों ने मिस्ट्री ऑफ टॉरेड और अ मैन फ्रॉम टॉरेड पे बुक्स और आर्टिकल्स लिखे और कई फिक्शन मूवीज़ भी बनी।
बुक्स और आर्टिकल्स में द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी लिखी कॉलिन विल्सन ने ईयर 1981 में। एक और मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर बुक द मैन फ्रॉम टॉरेंट लिखी जेरेमी बेट्स ने अभी रिसेंटली 2020 में। कॉन्स्पायरेसी की बात अगर की जाए तो इस इवेंट के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो मिस्टीरियस मैन एक्चुअली में कोई टाइम ट्रैवलर था जो कि फ्यूचर से ट्रैवल करके आया होगा। 1954 से लेकर आज तक उस मिस्ट्री मैन बैरोड्रिक का कोई नामो निशान नहीं मिला। फैक्ट्स की बात अगर की जाए तो द मैन फ्रॉम टॉरेंट को अर्बन लेजेंड कंसीडर किया जाता है। ऐसी स्टोरीज जो फैक्ट बेस्ड नहीं होती और जिनको रियल लाइफ इवेंट से वैलिडेट करना डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल होता है। ऐसी स्टोरीज मोस्टली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बनी होती हैं जिनमें पिंच ऑफ ऑथेंटिसिटी होती है रियल लाइफ इवेंट से, लेकिन 90% ये स्टोरीज मिथ बेस्ड होती हैं। द मैन फ्रॉम टॉरेंट भी एक ऐसी स्टोरी है क्योंकि इसको वैलिडेट करने के लिए इस पर मज़ीद रिसर्च नहीं की जा सकती। इस इवेंट के टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए फिक्शनल लवर्स ने जो स्टोरीज़ लिखी थी वो वायरल ही 1983 के बाद हुई जब इंटरनेट की बर्थ हुई। इंटरनेट के बाद जब ये स्टोरीज़ वायरल हुई तो मेजॉरिटी ने इन स्टोरीज़ को रियल लाइफ इवेंट कंसीडर कर लिया, और क्योंकि इस इवेंट का ओरिजिन 1950s में था, इस इवेंट की वैलिडेशन भी इम्पॉसिबल थी। एक्चुअल में ये हो सकता है कि वो मिस्टीरियस मैन एयरपोर्ट ऑफिशियल के किसी ऑफिसर की सीक्रेट सपोर्ट की वजह से एस्केप हुआ हो, या ये भी पॉसिबल है कि एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उस मिस्टीरियस मैन को अपनी कस्टडी में रखने में फेल हो गए हों और उन्होंने अपने इस नेगेटिव पॉइंट को छुपाने के लिए इस इवेंट को एक फिक्शनल वे में प्रोक्लेम किया हो।